गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का अथर्वा जीएस कॉरिडोर में वेलकम है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जीएस के सारे पोर्शन को कवर किया जा रहा है। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। फिर से जैसे कि कंटिन्यू हम लोग पर्यावरण की चीज़ों को रन करा रहे थे, तो उसी क्रम में पर्यावरण की अगली क्लास को रन कराते हैं और बिना देरी किए हुए आगे की क्लास को हम मूव कराते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पर्यावरण की क्लास चल रही थी, इसमें ये लगभग तीसरी क्लास है आपकी पर्यावरण की। उसी क्रम में आज हम आगे की चीज़ों को बढ़ाएंगे। साथ के साथ कंटिन्यू वीडियो ज़रूर देखते रहिए। ये पर्यावरण विषय का जो चीज़ें टॉपिक मैं आप सभी लोगों के सामने रख रहा हूँ, पूरी तरीके से आने वाला वनडे लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, जैसे यूपी में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, सुपर टेट, यूपी टेट या सी टेट जैसे एग्ज़ाम हो सकते हैं, आरओ हो सकता है, पीसीएस हो सकता है या अन्य कोई भी एग्ज़ाम है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी से जुड़े हुए एग्ज़ाम के लिए सभी पर्यावरण की चीज़ें महत्वपूर्ण है। सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सारे वीडियोस देखिएगा। क्रम बाय क्रम मैं सारी पर्यावरण के टॉपिक आपको कवर करवा दूंगा, जिससे आपको बेहतर सोल्यूशन मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पर्यावरण की क्लास हमने पिछली देखी थी, पर्यावरण में हमने देखा कि सामान्य रूप में सतत विकास की अवधारणा या इन सारी चीज़ों पर चर्चा की। उसी क्रम में थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे आज हम धारणीय विकास की अवधारणा को या सतत विकास को। धारणीय विकास, जिसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं, इसी को हम सतत विकास की अवधारणा भी कहते हैं। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं धारणीय विकास की अवधारणा की चर्चा कर रहे हैं, सतत विकास की चर्चा कर रहे हैं। अब सामान्य तौर पर अगर हम इस सतत विकास की बात करें कि यह सतत विकास है क्या, तो पहली बात तो ये जानना है कि इस धारणीय विकास या सस्टेनेबल विकास या स्थायी विकास जिसे कहते हैं, इस शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया, शब्द का प्रथम बार प्रयोग, यानी पहली बार इस शब्द को अगर किसी ने सामने लाया तो वो एक संस्था थी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसर्च। संक्षेप में केवल नाम याद रखिएगा, IUCN। कौन सी संस्था थी? IUCN संस्था ने सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया या इस शब्द को सामने रखा। अब निश्चित सी बात है कि अगर हमारे आपके सामने सतत विकास या धारणीय विकास या स्थायी विकास शब्द आ गया तो अब इस पर विचार भी होगा। तो आगे चल करके 1987 में, इसी क्रम में अगर बात करें तो आगे चल करके 1987 में अगर बात किया जाए, एक संस्था है WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। WCED ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा, संक्षेप में इसका नाम है WCED। इस संस्था ने सबसे पहली बार वर्ल्ड क्लाइमेट, अगर बात किया जाए वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, अगर इस WCED संस्था की बात किया जाए तो इसने एक रिपोर्ट 1987 में जारी की और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था, रिपोर्ट का शीर्षक एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, उस रिपोर्ट का शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। फिर से मैं बता रहा हूँ, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इस शीर्षक को, आवर कॉमन फ्यूचर। तो इस WCED संस्था ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में 1987 में सतत विकास शब्द की परिभाषा, डिफिनेशन और व्याख्या, इलैबोरेशन दिया। यानी परिभाषा और व्याख्या कब दी गई धारणीय विकास की? तो 1987 में WCED संस्था द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर के माध्यम से इसकी परिभाषा की गई और इसकी व्याख्या दिया गया। अब निश्चित सी बात है कि विश्व पटल पर विश्व के सभी लोगों के सामने आपके धारणीय विकास शब्द की
पूरी रूपरेखा आ गई। अब इस पर विचार होने लगा, क्योंकि आपको पता है 1972 से ही जलवायु परिवर्तन सम्मेलन शुरू हो गया था। तो अब एक शब्द जो गढ़ा गया, शब्द की व्याख्या भी आ गई, परिभाषा भी आ गया कि अब यह है क्या, इस पर विचार कैसे किया जाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के फिर आगे की चीज़ों को बढ़ाया गया। अब बढ़ाया कैसे गया, इस पर एक बार विचार कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, एक दो बार वीडियोस देख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, जिससे आपके एग्जाम में समस्या ना हो। अब देखो दोस्तों, अब अगर बात करें तो इस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया गया, तो इसकी परिभाषा क्या दी गई। एक सामान्य सी परिभाषा इसकी रखी गई, क्योंकि प्रकृति ने, इस नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रखी हैं जो पूरी तरीके से मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें उसके बदले कोई भी कीमत नहीं चुकानी पड़ती है, जैसे शुद्ध वायु, या नेचर में जंगल, फॉरेस्ट, या वाटर, पानी, भूलैंड, ज़मीन, ये सारी चीज़ें हमें फ्री में मिली हुई हैं। भूलैंड के अंदर यानी ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स और अन्य विभिन्न तत्व जो हमें प्रकृति ने दे रखे हैं बिना किसी लागत के, बिना किसी परिश्रम के। उन सारी चीज़ों के लिए यह धारणी विकास की अवधारणा या WCD संस्था कहती है, क्योंकि हम मानव हैं, वी आर द ह्यूमन बींग्स, और मानव के लिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वह अपना विकास करे, कंटिन्यू विकास करें। चलिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। भौतिकवाद का समय चल रहा है, भौतिकवादी युग चल रहा है, तो विकास के लिए गाड़ी, मोटर, वाहन, विभिन्न तरह की गतिविधियाँ, इंडस्ट्री लगी हुई हैं, उद्योग लगे हुए हैं। अब उसी क्रम में हम पानी का भी प्रयोग कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधनों का भी प्रयोग कर रहे हैं, गैसेस का भी प्रयोग कर रहे हैं, जल जंगल का भी कर रहे हैं, खनिज का भी कर रहे हैं। तो उसका प्रयोग करने के क्रम में हम अपना विकास तो करें। यह परिभाषा कहती है, यह संस्था कहती है कि हम अपना विकास तो करें, लेकिन हमारे आगे की जो पीढ़ी यानी हमारे जो बाल बच्चे होंगे, आगे आने वाले लोग हैं, हमारे बाद के आने वाले लोग हैं, उनके लिए भी कुछ सुरक्षित रख दें। ऐसा ना हो जैसे हमारे बाबा परबाबा ने कभी नहीं सोचा होगा कि पृथ्वी पर लोग पानी भी खरीद के पिएंगे। आज हम सब 20 रुपया प्रति बॉटल, प्रति लीटर के हिसाब से पानी खरीद के यात्रा में पीते हैं। आने वाले समय में हो सकता है वो 200 रुपये लीटर हो, कई देशों में है भी, सऊदी अरब और अन्य विभिन्न प्रकार के जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर देखें तो पानी की किल्लत काफ़ी ज़्यादा है। पेट्रोलियम तो है लेकिन पानी नहीं है। अब यह संस्था कहती है कि भावी पीढ़ी यानी आगे की पीढ़ी के विकास को भी हमें सुरक्षित रखना है। भावी पीढ़ी का विकास सुरक्षित रखना है। अब भावी पीढ़ी का विकास सुरक्षित कैसे होगा, उसके लिए यह है कि आप आज की चीज़ों को उतना ही प्रयोग करें जितना आवश्यक है, उसका दुष्प्रयोग ना करें या अत्यधिक दोहन ना करें, अत्यधिक प्रयोग ना करें कि बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग कर लिया, कल को ख़त्म हो गया सॉरी। तो कुल मिलाकर के बात करें कि आज का विकास हमारा कम नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, लेकिन सामान्य रूप में हम जीवाश्म ईंधनों का या प्रकृति के द्वारा दी गई सामान्य सी जो मुफ्त की चीज़ें हैं, जल जंगल ज़मीन जैसी, इन सारी चीज़ों को हम इस प्रकार से सुरक्षित रखें जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वह सामान या वस्तु या वह पदार्थ बचा रहे, आने वाले लोगों के लिए भी पेट्रोल डीजल गैस बची रहे, आने वाले लोगों के लिए भी कोयला बचा रहे, पानी बचा रहे, जिससे वो अपना विकास कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो सतत विकास की अवधारणा का मतलब हुआ कि विकास कभी अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर कही गई, वही परिभाषा यहाँ पर दी गई। तो एक सामान्य सी लाइन में आपको दिमाग में क्या बिठा के रखना है दोस्तों कि केवल हम अपना विकास ऐसे करें जिससे अत्यधिक प्रकृति की चीज़ों का दोहन ना हो और आने वाली पीढ़ी के लिए वो सारी चीज़ें सुरक्षित रहें। क्लियर? तो यह सतत विकास की अवधारणा की आपकी एक परिभाषा रही जिसे आपको सभी लोगों को बेहतर तरीके से जानना है। अब बात करते हैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि आपको पता है कि 1972 में जब जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ तो उसी क्रम में 1992 में आपका पृथ्वी सम्मेलन हुआ। पृथ्वी सम्मेलन में
आपके सतत विकास की अवधारणा को भी रखा गया कि भाई अब इसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि WCD ने परिभाषा भी दे दी है, बातें भी रख दी हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर बात करें तो 1992 में जब अर्थ समिट होता है, पृथ्वी सम्मेलन होता है 1992 में, तो पृथ्वी सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न चीज़ों को आपके सामने रखा गया, लक्ष्यों को आपके सामने रखा गया कि कम से कम अब सतत विकास पर भी चर्चा किया जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी विकास सुरक्षित रहे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको पता है 2002 में जोहान्सबर्ग का सम्मेलन हुआ, फिर 2012 का टाइम आता है कि 2012 में आप सभी लोग याद करिएगा कौन सा सम्मेलन हुआ था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे कि 2012 में, अब मैं बता रहा हूँ, जोहान्सबर्ग का सम्मेलन हुआ। जोहान्सबर्ग, यानी अगर बात किया जाए 2002 में जोहान्सबर्ग हुआ, 2012 में आपका रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में ही सम्मेलन हुआ था। रियो 20, इसे रियो 20 कहते हैं। ये कहाँ हुआ? ब्राज़ील में, रियो डी जनेरियो में, ब्राज़ील में रियो 20 सम्मेलन हुआ। और इस 2012 के सम्मेलन में किया क्या गया कि आपके सतत विकास के लिए, यानी धारणीय विकास या सतत विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब ध्यान से देखिएगा, सतत विकास के लिए क्या कर दिया गया? लक्ष्य का निर्धारण कर दिया गया कि आपको कुछ लक्ष्य प्राप्त करने होंगे, यानी विभिन्न देशों के लिए, सभी देशों के लिए कुछ लक्ष्य का निर्धारण किया गया कि अब आपको ये लक्ष्य सारे प्राप्त करने हैं। इसमें अगर बात किया जाए तो जो लक्ष्य रखे गए वह थे 17 चीज़ों को रखा गया कि इन 17 चीज़ों पर हमें कमांड करना है, हमें टारगेट बनाना है, इस पर कार्य करना है। और इसे पूरा करने का जो टाइम पीरियड रखा गया वो वर्ष रखा गया 2030 तक। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो 2030 तक आपको इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए 2012 की चीज़ों को आगे बढ़ाना है सतत विकास के लिए। क्लियर है? यहाँ तक ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब अगर बात किया जाए तो इसी 2012 में आपका हुआ क्या कि यहीं से विभिन्न प्रकार के आपका सतत विकास से संबंधित आपका सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स जारी किया गया, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स कहा जाता है। यानी सामान्य तौर पर इन लक्ष्यों के लिए क्या किया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद रखिएगा सभी लोग, एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, इम्पॉर्टेंट है सारे टॉपिक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। कई बार हमें आपको लगता है कि फ्री में चीज़ें मिल रही हैं तो एकदम घटिया सी होंगे, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा और एकदम टू द पॉइंट चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, जिससे आप सीधे हिट करें एग्ज़ाम में। परीक्षा देने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियोस कितना प्रॉफिटेबल लगा। और अगर सारी चीज़ें आप बैक ईयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं या कहीं भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखा है, तो उनसे आपको ज़रूर निश्चित रूप से जानकारी मिल रही होगी कि चीज़ें बेहतर हैं या नहीं हैं। और साथ में कहूँगा अगर चीज़ें बेहतर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्वयं भी देखिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए चैनल के साथ, अच्छा फील होगा। चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया गया कि भैया लक्ष्य आप पा रहे हो नहीं पा रहे हो। लक्ष्य अगर पा रहे हो तो किस प्रकार से पा रहे हो, किस लेवल पर हो, क्या रैंक है। यहाँ पर रैंक दिया जाने लगा, यानी देशों को क्या किया जाने लगा, विभिन्न तरीके से रैंक दिया जाने लगा कि आपकी कितनी रैंक है। ठीक है, अब लेटेस्ट अगर रैंक की बात करें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2020 में पहली रैंक इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में प्राप्त किया स्वीडन ने। किसने? स्वीडन एक देश है यूरोप का, नाम सुना होगा सभी ने।
अदरवाइज मेरा ज्योग्राफी का, विश्व का भूगोल का टॉपिक देख लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्वीडन पहले रैंक पर आया और भारत की रैंक तो आपको पता है क्या हो सकती है, 117 रैंक पर आपका भारत है। भाई भारत की स्थिति अच्छी है नहीं, ये आप जान ही रहे हैं। धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है कि चीज़ें बेहतर हो जाए। तो ये रैंक भी याद रखिएगा कि स्वीडन पहले स्थान पर 117 रैंक पर भारत की स्थिति थी 2020 में। किसमें? SDG में, SDG इंडेक्स, इसे संक्षेप में बोलते हैं SDG इंडेक्स, याद रखिएगा। SDG इंडेक्स में स्वीडन और 117 नंबर पर भारत की स्थिति है। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और अगर बात किया जाए तो आपके धारणीय विकास की अवधारणा के साथ साथ भारत सरकार ने 2014-15 में 2014-15 में धारणीय कृषि विकास की अवधारणा का भी जन्म दिया। क्या नाम दिया? धारणीय कृषि विकास की अवधारणा। ये भारत सरकार ने दिया है, याद रखिएगा। धारणीय, एक पॉइंट में कहीं पर नोट कर लीजिएगा, धारणीय कृषि विकास। ये अवधारणा कब जन्म ली? 2014 और 15 में। ठीक है, भारत द्वारा, याद रखिएगा, भारत द्वारा धारणीय कृषि विकास की अवधारणा को 2014-15 में जन्म दिया गया और इस पर कार्य किया जाने लगा। तो यहाँ तक सारी चीज़ें। और आपको पता है कि 2022 तक किसानों का जो आमदनी का लक्ष्य है, भारत सरकार ने दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। देखिए कैसे दोगुना होता है, भारत सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन प्रयास करने में कठिनाइयाँ भी बहुत सारी हैं। ठीक है, फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ ठीक लगा होगा। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, चाहे दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको जैसा भी उचित लगे। आप में से जितने लोग भी वीडियो देखते हैं या जुड़ते हैं चीज़ों को या पढ़ते हैं आप इस सारी चीज़ों को, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप लोग वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा अपने फेसबुक पर या यूट्यूब पर या किसी भी ग्रुप में जिसमें आप शामिल हैं, और थोड़ा सा रिकमेंड करिएगा चीज़ें जिससे बढ़ सकें। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण संगठन, आज हम चर्चा कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। सबसे पहले अगर संगठन के बारे में बात करें तो एक संस्था है नीरी। कौन सी संस्था है? नीरी, जिसे नाम दिया जाता है राष्ट्रीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी शोध संस्थान। नेशनल एनवायरमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, नीरी। संक्षेप में केवल आप याद रखिएगा नीरी, हिंदी में भी आपसे पूछा जा सकता है नीरी संस्था। तो इस नीरी संस्था की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए तो 1958 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1958 में इसकी स्थापना की गई। कब? याद रखिएगा, 1958 में स्थापना। दोस्तों ये जो है ये सिविल के लिए हो सकता है टॉपिक, कुछ टॉपिक आपके उसके लिए होंगे। और इसका जो मुख्यालय है, संस्था मौजूद है, वो है नागपुर में।
ठीक। तो नीरी संस्था 1958 में स्थापित हुई। राष्ट्रीय पर्यावरण एवं अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में। पहली तो याद रखिएगा। दूसरा है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, याद रखिएगा ये सब संस्थाएं हैं राष्ट्रीय। आपसे पूछा जा सकता है कौन पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो ये भी याद इसलिए भी दे रहा हूँ कि 4 ऑप्शन आपसे दे दें, 4 संस्थाएं दे दें, कह दें कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, जिसे अब राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण कर दिया गया है। संक्षेप में अगर इसे बात किया जाए तो इसे कहा जाता है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, NEA, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, NEA। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि एक भारत सरकार की एक संस्था है राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण। खास करके अगर बात किया जाए तो विभिन्न संस्थाओं को लाइसेंस से संबंधित कार्य करता है कि पर्यावरण से संबंधित अगर कोई समस्या है तो समस्या को दूर करने का प्रयास करता है और चीज़ों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना के बारे में अगर जानना हो तो 1986 में 1986 में स्थापित किया गया, इसे जान सकते हैं, पर सन इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण भारत सरकार की संस्था है जो मंजूरी आदि देने का कार्य करता है। ठीक है, अगली संस्था है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO। अगली संस्था की बात करते हैं तो वो है WMO। आपकी अगली जो संस्था है वो है WMO, वर्ल्ड मेटीओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अगली महत्वपूर्ण संस्था है आपकी WMO। अब अगर बात किया जाए तो आपको लगता है कि इसमें विश्व जुड़ा है तो भारत होगा, नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है जो विश्व में मौसम से संबंधित चीज़ों के बारे में और पर्यावरण से संबंधित चीज़ों के बारे में कार्य करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसका मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो मुख्यालय WMO का मुख्यालय पूछा जा सकता है एग्जाम में, जिनेवा में है, और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ है? जिनेवा में। याद रखिएगा कि WMO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, और जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड। अब ये मत पूछेगा स्विट्ज़रलैंड कहाँ है सर। स्विट्ज़रलैंड जो है बहुत प्यारा सा छोटा सा देश है और ये है यूरोप के लगभग मध्य में मौजूद है, यूरोप के लगभग मध्य में मौजूद है, याद रखिएगा। यहीं पर एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला भी है स्विट्ज़रलैंड के आसपास, खास करके स्विट्ज़रलैंड का रीजन जो है उस पर्वत से काफ़ी ज़्यादा कवर्ड है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे उस पर्वत श्रृंखला का नाम बताएंगे जो स्विट्ज़रलैंड से जुड़ा हुआ है, स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा आप सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में। WMO के बाद अगर बात किया जाए तो अगले जो महत्वपूर्ण संस्था है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, एक संस्था के रूप में कार्य करता है। UNEP अगली कौन सी संस्था है? UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, ये UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है यह इसकी स्थापना 1972 में हुई, 1972 में हुई। कब हुई? 1972 में इसकी स्थापना हुई।
ठीक है। और स्थापना के साथ अगर बात करें तो इसका मुख्यालय आपके नैरोबी में है। मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा, मुख्यालय दोस्तों नैरोबी, कीनिया। कहाँ है, कीनिया में। तो यानी UNEP का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय 1972 में स्थापित, मुख्यालय नैरोबी, कीनिया में है। बस इतना ही चीज़ों को अगर आप याद रखें, थोड़ा सा फैक्चुअल है, 2-4 बार देखेंगे दिमाग में बैठ जाएगा, थोड़ा सा बिठा लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगली महत्वपूर्ण संस्था जो वर्ल्ड लेवल पर कार्य कर रही है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जा सकता है। कई फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि सर क्या हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, देखें या ना देखें, ज़्यादा डिटेल जा रहा है, वनडे लेवल पर सोच रहे होंगे। पर दोस्तों एक चीज़ बताओ कि अगर एक प्रश्न 2 प्रश्न भी थोड़ा सा गहराई में जाके किसी ने पूछ लिया आपसे, तो अगर आपके दिमाग में नहीं है, एक बार आप देखे रहेंगे तो ऑप्शन देखने पे हो सकता है याद आ जाए, संभावना रहेगी। जब जान ही नहीं रहे हैं तब तो पूरी तरीके से संभावना नहीं रहेगी, और वो 2 प्रश्न आपको लाखों बच्चों को पीछे करने में सहयोग करेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि 1-2 प्रश्न भी कभी कभी आपको बहुत आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये गैर सरकारी संस्था है, याद रखिएगा। और इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड लेवल पर यह संस्था कार्य करती है और विभिन्न प्रकार के आपके अगर देखा जाए कि पर्यावरण से संबंधित, लिख सकते हैं, पर्यावरण से संबंधित गैर सरकारी संस्था है, लेकिन इसका रोल बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड लेवल पर, NGO की तरह काम करती है। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में है, मुख्यालय एम्स्टर्डम। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर एम्स्टर्डम कहाँ है, बहुत लोग सोच रहे होंगे। तो एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड एक देश है, और नीदरलैंड में आप एक चीज़ देखिए कि बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका ज़्यादातर मुख्यालय आपके यूरोप के देशों में है, क्योंकि यूरोप का क्लाइमेट अच्छा है और पृथ्वी पर सबसे बेहतर एक क्लाइमेट, जलवायु या तापमान जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, मानवीय जीवन के लिए, वो यूरोप में ही पाया जाता है। तो मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम कहाँ है, नीदरलैंड में है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल। तो अगर सामान्य तौर पर बात किया जाए तो ये कुछ प्रमुख संस्थाएं रहीं जो आपको कम से कम जानना चाहिए, जिससे आप बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों को देख सकें। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बेहतर लगी होंगी आपको। क्लियर है? चलिए अब कुछ पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम 2-4 हैं, उनको जान लेते हैं। पर्यावरण से संबंधित, इसको जरूर याद रखिएगा सभी लोग, ये जितना संगठन मैंने बताया। अच्छा, एक चीज़ है, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ने में उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आती। हाँ देखिए, एक चीज़ तो है कि जब हम एकदम फ्रंट पर नहीं हैं, ना आप मुझे देख रहे हैं ना मैं आपको देख रहा हूँ, आप केवल वीडियोस के माध्यम से चीज़ों को रन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस लेवल का कंसंट्रेशन या अट्रैक्शन नहीं बनता है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो धीरे धीरे चीज़ों को देख सकते हैं। छोटा छोटा वीडियोज़ होता है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें अगर बात किया जाए तो सबसे पहले कुछ पॉइंट में नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी,
आइसोसाइनाइड गैस से यह त्रासदी हुई थी अगर बात किया जाए तो। और सबसे बड़ी बात है कि इस त्रासदी के बाद जो समस्याएं निकल कर के आई, तो समस्या को सुधारने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जारी किया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और इसके द्वारा बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित नियम बनाए गए, रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, कंट्रोलिंग पावर दिया गया भारत सरकार को, विभिन्न संस्थाओं को और चीज़ों को आगे ले जाने का कार्य किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगली एक संस्था आपकी काम करती है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित, ये पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, आईएएस में भी पूछा जा चुका है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका इंग्लिश नेम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब ये एनजीटी का जो गठन किया गया, ये याद रखिएगा, यही एग्ज़ाम में पूछा गया था, 2010 में किया गया। कब इसकी स्थापना की गई थी? 2010 में स्थापना की गई, और इसके माध्यम से यह विभिन्न आपके उद्योगों को या संस्थाओं को कोई भी पर्यावरण से संबंधित विवाद होता है तो निपटारे का कार्य करता है, जिससे जल्दी से जल्दी उसका निपटारा किया जा सके और रास्ता आगे की तरफ बढ़ाया जा सके। क्लियर है? जिससे पर्यावरण से के कारण विकास ना अवरुद्ध हो सके और पर्यावरण को विभिन्न प्रकार के नुकसान भी ना हो सके। तो ये दो संस्थाएं, एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 याद रखिएगा, दूसरा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में स्थापित है, इसे याद रखिएगा। तो आज की क्लास का समापन मैं यहीं पर करता हूं। तो दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों से विदा लेता हूं आज की इस क्लास से। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलेंगे। इस क्लास अगर आपको ये चीज़ें बेहतर लग रही हैं, क्लास अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ के साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अगले नए वीडियो के लिए, और कंटिन्यू पर्यावरण की सारे टॉपिक आपको मैं एग्ज़ाम से पहले जल्दी से जल्दी करवाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि डेली कम से कम 2 वीडियो आपको ज़रूर मिले। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय।